हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। अब तक हम अपनी लर्निंग पाइथन सीरीज में 11th का जो करिकुलम है सीबीएसई बोर्ड का पाइथन रिलेटेड टॉपिक्स सारे हमने अब तक अपने सभी वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का करिकुलम सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। 12th के करिकुलम में शुरुआत होती है फंक्शंस से। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस की और फंक्शंस के बारे में हम 2 या 3 एपिसोड्स बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के फंक्शंस। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि फंक्शंस क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट है फंक्शंस। व्हाट आर फंक्शंस? अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जस्ट लाइक अ प्रोग्राम, बट दोज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट्स अ स्पेसिफिक टास्क। अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक प्रोग्राम प्रोग्राम में भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। अगर हम पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम पाइथन की इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो एक प्रोग्राम में भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं जो कि कुछ टास्क्स को एग्जीक्यूट करती हैं। लेकिन फंक्शंस की खास बात यह है कि फंक्शंस एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखे जाते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो कि नंबर्स के ऊपर, दो नंबर्स के ऊपर फोर फंक्शन कैलकुलेटर्स के फंक्शंस अप्लाई करेगा, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब ये फोर फंक्शंस मैं एक ही प्रोग्राम में बना सकता हूँ, यानी दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसके नीचे मैंने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लिख दी जिसमें उन दो वेरिएबल्स को ऐड करके प्रिंट करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा रहे हैं और डिवाइड करके प्रिंट करवा रहे हैं। ये एक ही प्रोग्राम में हमने सारी इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग काम जो हो रहे हैं दो वेरिएबल्स के साथ, दो नंबर्स के साथ, वो हमने लिख दिए। अगर इसी को हम फंक्शंस के हिसाब से बनाएं तो हम इन सभी टास्क्स के अलग अलग फंक्शंस क्रिएट कर देंगे। यानी एक फंक्शन जो कि एडिशन परफॉर्म करेगा, एक फंक्शन जो कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, एक फंक्शन जो कि डिवीजन परफॉर्म करेगा और एक फंक्शन जो कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। अगर हम प्रोग्राम की बात करें और कहीं पे हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाता है तो हमको पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा कि किस प्रोग्राम के किस पार्ट में एरर आ रहा है। यहाँ पे तो हम सिर्फ 8 लाइनों की, 10 लाइनों की बात कर रहे हैं प्रोग्राम में। प्रैक्टिकल सिनेरियोज में, प्रोग्राम्स में मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स लिखे जाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने हजारों लाइन का एक कोड लिख दिया और उसमें बीच में कहीं पे कोई एरर आ गया, तो आपको ढूँढना पड़ेगा कि कौन-सी लाइन में कहाँ पे किस वजह से एरर आ रहा है। वो एरर लॉजिकल भी हो सकता है, सिंटैक्टिकल भी हो सकता है, रन टाइम भी हो सकता है, तो किसी भी किस्म का वो एरर हो सकता है। अगर लॉजिकल एरर हुआ तो उसको फाइंड आउट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिंटैक्टिकल एरर तो आसानी से पकड़ लिए जाते हैं। जो इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, वही उनको डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन लॉजिकल एरर्स में आपका प्रोग्राम सही रन करता है, लेकिन यू डोंट गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ऐसे में एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमने अपने प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है और अगर किसी इंस्ट्रक्शन में हमें एरर आ रही है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करने पे वो एरर आई है और उस फंक्शन को हम आराम से, आसानी के साथ डीबग कर सकते हैं और उसमें से एरर को रिमूव कर सकते हैं। हमको पूरा प्रोग्राम सर्च करने की या पूरा प्रोग्राम स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे आपके प्रोग्राम में मॉड्यूलैरिटी आ जाती है। मॉड्यूलैरिटी मतलब आपकी जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाती है और उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए फंक्शंस का इस्तेमाल आपके प्रोग्राम्स में किया जाता है। अब अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में फंक्शंस की 3 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी पाइथन में
फंक्शंस की है बिल्ट इन फंक्शंस या इनबिल्ट फंक्शंस, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है मॉड्यूल लेवल फंक्शंस और तीसरी कैटेगरी पाइथन में फंक्शंस की है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ब्रॉडली ये तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि हम पाइथन में बना सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये कौन से फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल लेवल फंक्शंस क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। पहले ब्रीफली हम इनको समझेंगे और फिर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डिटेल्स में जाएंगे और सीखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस। अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे जहाँ पे आपने प्रिंट कमांड का इस्तेमाल किया होगा। वो प्रिंट कमांड और कुछ नहीं, एक प्रिंट फंक्शन है जो कि पाइथन आपको प्रोवाइड कर रहा है। बिल्ट इन फंक्शंस जिस वक्त आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं उसी वक्त इंस्टॉल हो जाते हैं और उन फंक्शंस को आप अपने किसी भी पाइथन के प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया प्रिंट फंक्शन को यूज करके आप कुछ भी डेटा मॉनिटर पे प्रिंट करवा सकते हैं। लेन फंक्शन जो कि सीक्वेंसेस की लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ लिस्ट, लेंथ ऑफ अ टपल। रेंज फंक्शन जो कि दो नंबर्स के बीच में एक रेंज जनरेट करता है। रेंज फंक्शन को हम लूप्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और 11th में हमने लूप्स को डिटेल में किया हुआ है 11th के करिकुलम को कवर करते वक्त, और उसका लिंक मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं इनबिल्ट फंक्शंस के। दूसरी कैटेगरी है फंक्शंस की मॉड्यूल लेवल फंक्शंस। मॉड्यूल लेवल फंक्शंस में आपको अपने प्रोग्राम में पहले कोई एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। ये मॉड्यूल या तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन इंस्टॉल हो जाते हैं और आप उनको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कई ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आप नेट से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि नमपाई, मैटप्लॉटलिब, माई एसक्यूएल कनेक्टर। ये कुछ मॉड्यूल हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं क्योंकि वो पाइथन के इंस्टॉलेशन के टाइम पे इंस्टॉल नहीं होते। पांडास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। अब ऐसे में जब आपको कुछ खास फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो कि आपकी पाइथन की डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में नहीं है, किसी मॉड्यूल में प्रेज़ेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉड्यूल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, मैथ मॉड्यूल। आपको मैथमेटिकल फंक्शंस की ज़रूरत है अपने प्रोग्राम्स में। आप एक मैथमेटिक्स बेस्ड कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड एन नंबर ऑफ फंक्शंस मैथ मॉड्यूल में मिल जाएंगे। आप सिर्फ मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में और उन फंक्शंस को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। नमपाई है, नमपाई इंपोर्ट करके आप एरे बेस्ड प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सीएसवी मॉड्यूल है, सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके आप सीएसवी फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं। पिकल मॉड्यूल है, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करके आप बाइनरी फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। मॉड्यूल लेवल फंक्शंस इन स्पेसिफिक फील्ड्स को लेके आपको फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ जाती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्रिएट करता है। ये फंक्शंस ना तो पाइथन इंस्टॉल करते टाइम बिल्ट इन फंक्शंस में मौजूद होते हैं और ना ही किसी मॉड्यूल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मार्क्स की लिस्ट है और उनसे रिलेटेड ग्रेड्स कैलकुलेट करना है। एक प्रोग्रामर जो ग्रेड कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाएगा किसी खास क्राइटेरिया के तहत बनाएगा, तो ये किसी मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको पाइथन की डिफॉल्ट लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में एक प्रोग्रामर को अपना खुद का फंक्शन बनाना होगा जो कि ग्रेड कैलकुलेट कर सके। यूजर डिफाइंड फंक्शंस
काफ़ी सारी एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं एक प्रोग्रामर को। जैसे प्रोग्राम में रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं। यानी अगर आपने एक फंक्शन एक बार बना लिया है कहीं पे, आप उस फंक्शन को अलग-अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आपको बार-बार उसके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, एरर को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं फंक्शंस। मॉड्युलैरिटी बढ़ाते हैं आपके प्रोग्राम में। आपका एक बड़ा प्रोग्राम, लार्ज प्रोग्राम छोटे-छोटे प्रोग्रामिंग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। छोटे-छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि फंक्शंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को, और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। छोटे-छोटे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स लेके हम इन चीज़ों को सीखेंगे। लेट्स सी हाउ टू मेक अ फंक्शन इन पाइथन। फोर फंक्शन कैलकुलेटर बनाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि सिर्फ हेलो फंक्शंस प्रिंट करवाएगा आपके मॉनिटर पे। तो फंक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेफ कीवर्ड। डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन। इट डिफाइंस अ फंक्शन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। अब इसके बाद फंक्शन का नाम आता है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देता हूँ प्रिंट हेलो। और हर फंक्शन के बाद दो पैरेंथेसिस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीज टू पैरेंथेसिस सिग्निफाइज दैट इट इज़ अ फंक्शन। तो जहाँ पे भी ये दो पैरेंथेसिस आ रहे हैं किसी एक आइडेंटिफायर के साथ, आप समझ सकते हैं कि वो एक फंक्शन होगा। तो प्रिंट हेलो फॉलोड बाय कोलन। कोलन हमने लूप्स में भी किया है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी किया है। इट डिफाइंस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी अब जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी वो इस फंक्शन को बिलोंग करेंगी, इस फंक्शन के स्कोप में फॉल करेंगी। तो यहाँ पे हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं प्रिंट। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। अब फंक्शन डिफाइन करने के बाद अगली इंपॉर्टेंट स्टेज आती है इस फंक्शन को कॉल करना। क्योंकि अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। हालांकि इस प्रोग्राम में एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि स्क्रीन पे कुछ आउटपुट प्रिंट करेगी, लेकिन वो तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक मैं इस प्रिंट हेलो फंक्शन को इन्वोक नहीं करूंगा या कॉल नहीं करूंगा। तो आइए अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अलग अलग तरीके हैं कॉल करने के। अब मैंने ये प्रोग्राम क्योंकि रन कर दिया है, तो मैं इस फंक्शन को पाइथन शेल पे से कॉल कर सकता हूँ। कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को? उस फंक्शन का नाम लिख के प्रिंट हेलो हमारे फंक्शन का नाम है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए और अब एंटर प्रेस करूँगा। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये फंक्शन इन्वोक हुआ या कॉल हुआ और इसमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। और रादर इसमें जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे मैं और प्रिंट कमांड्स दे देता हूँ इसमें। तो अब मैं जब इस फंक्शन को रन करने के बाद कॉल करूँगा, तो आप देखेंगे कि जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस इस फंक्शन की एग्जीक्यूट हुई। तो पहला स्टेप था फंक्शन को डिफाइन करना विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड अ कोलन। और फिर फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखना। ये क्रिएट हो जाती है फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी क्रिएट करने के बाद उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना। और एग्जीक्यूट कैसे होता है? फंक्शन कॉल करके या इन्वोक करके। इस फंक्शन को हम एक और तरीके से कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हमने पाइथन शेल पे उस फंक्शन का नाम लिखा और एंटर प्रेस किया, तब वो फंक्शन कॉल हुआ। लेकिन हम विद इन द प्रोग्राम ऑल्सो वी कैन कॉल दिस फंक्शन। जैसे कि इस फंक्शन के स्कोप के बाहर मैं इसको कॉल कर लूंगा।
तो अब होगा ये, जब कंट्रोल इस फंक्शन के नाम पे आएगा, ये फंक्शन इन्वोक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का नाम हमने इस फंक्शन के स्कोप के बाहर लिखा है। इनका इंडेंटेशन लेवल डिफरेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट का इंडेंटेशन लेवल डिफरेंट है जो कि इस फंक्शन के अंदर है, जबकि प्रिंट हेलो जो कॉल हो रही है फंक्शन कॉल, उसका इंडेंटेशन उसी लेवल पे है जहाँ पे डेफ कीवर्ड है। तो अब जब हम रन करेंगे, ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन कॉल हुआ और इसमें लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई। तो दिस इज हाउ अ फंक्शन इज मेड एंड कॉल्ड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स: डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, कोलन, एंड द बॉडी ऑफ फंक्शन which consists instructions written in the function. Second, calling of the function by writing the name and invoking the function. अब आइए फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं और अब कुछ मीनिंगफुल फंक्शंस बनाते हैं। तो अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि फोर फंक्शन कैलकुलेटर है, यानी फोर डिफरेंट फंक्शंस होंगे जो कि दो नंबर्स पे अलग अलग फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे या अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जो कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन विच फंक्शन वी कॉल। आइए बनाते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स एंड वाई। ध्यान देने की बात यह है कि ये एक्स और वाई हमने इन फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किए हैं, या फिर इनमें वैल्यूज जो हम इनपुट करवा रहे हैं वो इन फंक्शंस के बाहर और इनसे पहले, इनके ऊपर इनपुट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इन एक्स और वाई की वैल्यूज इन सभी फंक्शंस में अवेलेबल रहेगी। इस चीज को हम डिटेल में करेंगे जब हम स्कोप के बारे में बात करेंगे, स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। फिलहाल हम इतना मान लेते हैं कि इन एक्स और वाई की वैल्यूज इन सभी फंक्शंस में हमें अवेलेबल रहेगी, बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड दीज फंक्शंस एंड अबव दीज फंक्शंस। सबसे पहले हमने एक सम फंक्शन बनाया, डेफ सम, जहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और प्रिंट सम ऑफ एक्स एंड वाई हमने प्रिंट करवा दिया। फिर हमने डिफरेंस फंक्शन बनाया जो कि दोनों का डिफरेंस प्रिंट करवाएगा। तीसरा हमने मल्टीप्लाई फंक्शन बनवाया जो कि दोनों का प्रोडक्ट प्रिंट करवाएगा और कैलकुलेट करके प्रिंट करवाएगा। और चौथा हमने डिवीजन फंक्शन बनाया है जो कि डिवीजन कैलकुलेट करके एक्स डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके एक एक फंक्शन को वन बाय वन अपनी मर्जी से कॉल करेंगे कि कौन सा फंक्शन हम पहले कॉल करें। रन करते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, मैं वैल्यू दे देता हूँ 100, एंड एंटर वैल्यू ऑफ वाई मैं दे देता हूँ 50। अब हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम सम फंक्शन कॉल किया एंड सम ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रिंटेड, दैट इज 150। अब मैं पहले डिवीजन कॉल कर लेता हूँ। देखिए, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन-सा फ़ंक्शन मैंने पहले बनाया है, कौन-सा फ़ंक्शन बाद में बनाया है। मैं किसी भी ऑर्डर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन फ़ंक्शंस को कभी भी कॉल कर सकता हूँ। मैं दोबारा सम कॉल कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कॉल करते हैं अब, एंड डिफरेंस कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ़ंक्शंस हमने एक बार बना के रख लिए, अब उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी हम कॉल कर सकते हैं। तो इससे हमारे प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स वी कैन कॉल these फंक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम में और फर्दर फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। फंक्शंस क्रिएट करने के बाद जब उनको इन्वोक किया जाता है, तो कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि उन फंक्शंस के साथ कुछ मैसेज पास करें या फिर कोई डेटा पास करें, जिस डेटा के ऊपर वो फंक्शन कोई टास्क एग्जीक्यूट करेगा। तो जो मैसेजेस और डेटा हम फंक्शन इन्वोक करते वक्त पास करते हैं और जिनको वो फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन की बॉडी रिसीव करती है, उस डेटा को पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। आइए इस चीज़ को हम प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट लाइन, जो कि स्टार्स की एक लाइन प्रिंट करेगा।
तो ये 50 स्टार्स एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सेव करते हैं और रन करते हैं इस प्रोग्राम को। इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम, प्रिंट लाइन। तो यहाँ पे 50 स्टार्स की एक लाइन प्रिंट हो गई आउटपुट में। अब कितने कैरेक्टर्स की लाइन प्रिंट हो और किस कैरेक्टर की लाइन प्रिंट हो, ये हम एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे प्रोग्राम में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले पैरामीटर्स। पैरामीटर्स फंक्शन की जो बॉडी हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन के हेडर पार्ट में पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पे सी और एन। वेरिएबल सी में हम कैरेक्टर रिसीव करेंगे जो कि फंक्शन इन्वोक करते टाइम पास किया जाएगा, और वेरिएबल एन में हम नंबर रिसीव करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो कैरेक्टर मॉनिटर पे प्रिंट हो। तो अब यहाँ पे लूप को चेंज करते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to n प्रिंट सी एंड इज इक्वल टू कोट्स। अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन ब्रैकेट्स में सी के लिए एक कैरेक्टर पास करेंगे। लेट्स से अब मैं पास करता हूं हैश सिंबल एज अ कैरेक्टर और 70 एज अ नंबर। यहाँ पे फंक्शन इन्वोकेशन के टाइम पे जो हम ये डेटा पास कर रहे हैं, दिस डेटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसे आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। दिस हैश विल बी रिसीव्ड बाय सी, क्योंकि ये पहला आर्ग्यूमेंट है, इसको पहला पैरामीटर फंक्शन बॉडी में रिसीव करेगा। दिस 70 ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट है और इसको सेकेंड पैरामीटर रिसीव करेगा, दैट इज एन। यानी सी की वैल्यू हैश हो जाएगी और एन की वैल्यू 70 हो जाएगी। फंक्शन इन्वोकेशन के टाइम में इस डेटा को हम जो हम पास कर रहे हैं उसे आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे, और फंक्शन डेफिनिशन में, फंक्शन हेडर में जो वेरिएबल्स उस डेटा को रिसीव कर रहे हैं उन्हें हम पैरामीटर्स बोलेंगे। इनके लिए कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि इन आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं या एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, यानी जो डेटा एक्चुअली में हम पास कर रहे हैं। फंक्शन हेडर में जो पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हैं इन वैल्यूज को, उनको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। यानी सी और एन फॉर्मली डेटा को रिसीव करेंगे, ऑफिशियली डेटा को रिसीव करेंगे। रन करते हैं इसको, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर की प्रेस किया मैंने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैश 70 हैशेस प्रिंट हो गए। हैश किया है सी में क्योंकि हम सी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, और एन तक ये लूप चल रहा है, यानी n-1 तक ये लूप चल रहा है। तो 1 से लेके 69 तक ये हैशेस प्रिंट हुए हैं। So this is how parameters and arguments works in Python. आप इस तरीके से पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। अब पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स और डिफरेंट टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि ये जो हमने एग्जांपल किया, इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज रिसीव्ड बाय फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज रिसीव्ड बाय सेकेंड पैरामीटर। तो पोजिशनल पैरामीटर्स में रेस्पेक्टिव पोजीशन पे जो वेरिएबल्स हैं इन फंक्शन डेफिनेशन, वो वैल्यूज को रिसीव करते हैं और प्रिंट करते हैं, जैसे कि इस केस में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और मैं ले लेता हूँ c इज इक्वल टू 70 और n इज इक्वल टू $, और प्रिंट लाइन फंक्शन में मैं
n कॉमा c ये पास कर दे रहा हूं। अभी देखिए n के पास एक कैरेक्टर है और c के पास एक नंबर है, लेकिन क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, इस n की वैल्यू, ये c, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये सेम वेरिएबल्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। दिस n इज डिफरेंट फ्रॉम दिस n एंड दिस c इज डिफरेंट फ्रॉम दिस c। आर्ग्यूमेंट्स का n पैरामीटर के n से डिफरेंट है, आर्ग्यूमेंट का c पैरामीटर के c से डिफरेंट है। ये दोनों बिल्कुल सेपरेट अलग अलग वेरिएबल हैं, उसी तरीके से जैसे कि दो अलग अलग बंदों के सेम नाम हो सकते हैं। तो n की वैल्यू c के पास जाएगी और c की वैल्यू n के पास जाएगी, यानी n में जो कैरेक्टर है डॉलर विल बी रिसीव्ड बाय c हियर, और c के पास जो नंबर है 70 दैट विल बी रिसीव्ड बाय n हियर। इन्वोक करते हैं इस फंक्शन को, एंटर की प्रेस करते हैं और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा n का जो कैरेक्टर था डॉलर, वो c के पास गया क्योंकि c प्रिंट हो रहा है, और जो c में जो नंबर था वो n के पास गया। तो विद रेस्पेक्टिव पोजीशंस द आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज आर पास्ड। these are called positional parameters। दूसरे पैरामीटर्स होते हैं नेम्ड पैरामीटर्स या कीवर्ड पैरामीटर्स। इनको कीवर्ड पैरामीटर्स भी कहा जाता है। नेम पैरामीटर्स या कीवर्ड पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं, आइए वो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट लाइन फंक्शन कॉल कर रहा हूं। पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं पहले c है और फिर n है। अब यहां पे मैं n इज इक्वल टू 100, यानी n की मैंने एक वैल्यू दे दी, और कॉमा c इज इक्वल टू कोई सिंबल दे देते हैं जैसे एम्परसेंड। मैंने इन वेरिएबल्स को n इज इक्वल टू 100 और c इज इक्वल टू एम्परसेंड वैल्यू दे दी है आर्ग्यूमेंट्स में। अब होगा ये कि क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी है n इज इक्वल टू 100, ये फंक्शन क्या करेगा, सिमिलर नेम को सर्च करेगा इस फंक्शन के हेडर में, यानी n आर्ग्यूमेंट की वैल्यू n पैरामीटर के पास ही जाएगी और c आर्ग्यूमेंट की वैल्यू c पैरामीटर के पास ही जाएगी। यहाँ पे पोजिशनल रोल प्ले नहीं होगा, यहाँ पे कीवर्ड या नेम के हिसाब से वैल्यू पास होगी, क्योंकि ब्रैकेट्स में मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। सो लेट्स सी, फंक्शन को इन्वोक करते हैं एंड यू कैन सी कि सी में जो हमने एम्परसेंड पास करवाया था वो पैरामीटर सी के पास गया, जबकि दोनों की पोजीशंस डिफरेंट है। एन में जो वैल्यू 100 प्रोवाइड की थी वो एन पैरामीटर के पास ही गई, जबकि दोनों की पोजीशंस डिफरेंट हैं। These kind of arguments are called keyword arguments or named arguments. Third and very important category is default parameters. Now what are default parameters? इसके लिए पहले हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया def sum। ये फंक्शन 3 वेरिएबल्स का सम रिटर्न करेगा, सम प्रिंट करवाएगा हमें। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को और फंक्शन कॉल करते हैं सम इज इक्वल टू ए के लिए 100, बी के लिए 200 और सी के लिए 300। इन्वोक किया, एंटर किया और हमारे पास सम आ गया 600। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास किसी एक आर्ग्यूमेंट के लिए वैल्यू मौजूद नहीं है व्हेन वी आर ट्राइंग टू इन्वोक द फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास सम के पास 100 और 200 तो है, लेकिन तीसरी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मैं इस फंक्शन को इन्वोक करूंगा तो होगा क्या, एरर आ जाएगा। और एरर क्या आ रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सी। हमने सी के लिए वैल्यू पास नहीं करी है, तो उसके लिए एरर आ गया। जबकि प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई बार वैल्यू अवेलेबल नहीं होती ड्यूरिंग द इन्वोकेशन ऑफ द फंक्शन। तो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। मान लीजिए हमारे पास सी की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है
और उस केस में हम चाहते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सी की कुछ ले ली जाए। तो यहाँ पे मैंने सी के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी है 1000। सी यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन इन्वोकेशन के टाइम हमारे पास सी के लिए कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। आइए रन करते हैं और चेक करते हैं प्रोग्राम को। सम 100 200, थर्ड वैल्यू मैंने प्रोवाइड नहीं की और जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी के लिए 1000 सब्सटीट्यूट हो गई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने दे दी थी, और सम आया 1300। ए में 100 गया, बी में 200, बट सी में 1000 रिप्लेस हो गई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है कि हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स राइट टू लेफ्ट देते हैं। यानी अगर हमारे पास सी के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें। इट विल प्रोड्यूस एन एरर। लेट्स रन एंड चेक। यहाँ पे देखिए, सिंटैक्स एरर, पैरामीटर विदाउट अ डिफ़ॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफ़ॉल्ट। यानी बी में तो हमने एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दिया, लेकिन सी को हमने डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम राइट टू लेफ्ट बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट या इन मिडल नहीं बना सकते। तो इस एरर को हमें ठीक करना पड़ेगा। हमें सी की भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स से 3000 दे देते हैं हम सी की वैल्यू, और बी की वैल्यू दे दी हमने 2000। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम वैल्यूज़ पास करते हैं इन वेरिएबल्स की ड्यूरिंग फंक्शन इन्वोकेशन, तो फंक्शन हमारा उन पास की हुई वैल्यूज को इवैल्यूएट करेगा, रादर के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सिर्फ उस केस में इवैल्यूएट होंगी जब हम वैल्यूज पास नहीं कर रहे ड्यूरिंग फंक्शन इन्वोकेशन। एक बार रन करके एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। तो मैंने रन किया प्रोग्राम और सम में मैं पास कर रहा हूँ 10 20 एंड 30। ये 3 वैल्यूज़ मैंने पास की। यहाँ पे मैं तीनों वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ नहीं किया जाएगा। देखिए 10 20 एंड 30 इज़ इक्वल टू 60। लेकिन अगर मैं सम को कॉल करूँगा 10 20, सी के लिए मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा, तो उसके लिए अब 3000 जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो 10 20 एंड 3000, सम इज़ 3030। अब मैं सम को कॉल करूँगा विथ 10 ओनली। मैंने बी और सी के लिए वैल्यूज पास नहीं की, तो बी के लिए 2000 डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी और सी के लिए 3000 डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। द सम विल बी 5010। इन्वोक करते हैं इसको, 5010 इज द आउटपुट। सो दिस इज हाउ द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वर्क। हम तीनों वेरिएबल्स में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं, लेट्स से 1000। और अब अगर मैं मान लीजिए तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ रन टाइम पे, सम 10 20 एंड 30, तो जो वैल्यूज मैंने पास करी हैं वो यूज हुई। लेकिन अगर मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा, तो तीनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इवैल्यूएट की जाएगी। सम सम ऑफ 1000 2000 एंड 3000 6000। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स बहुत ही यूजफुल पैरामीटर्स होते हैं इन सिचुएशंस वेयर वी डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट अवेलेबल एट रन टाइम, या फिर वैल्यूज हमारे पास अगर रन टाइम पे मौजूद नहीं है, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ लीविंग दीज वैल्यूज, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज रिप्लेस हो जाती हैं। इस एपिसोड की आज आखिरी चीज़ करते हैं, फंक्शंस रिटर्निंग अ वैल्यू। अब ये वैल्यू रिटर्न करने का क्या मतलब है, आइए ये समझते हैं। और इसको हम समझेंगे एक्सेल की मदद से, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कम से कम एक्सेल किया होगा, एक्सेल में थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक्सेल में मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। सेल A1 में मेरे पास है 10, सेल B1 में मेरे पास है 20, और सेल C1 में मेरे पास है 30। ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब मुझे सेल D1 में इनका सम चाहिए, तो मैं टाइप करूँगा इज़ इक्वल टू सम, जो कि एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन है।
ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर देंगे हम A1, कॉमा B1, कॉमा C1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम हमारे पास आ गया, दैट इज 60। ये इसी तरीके से था जैसे आपने प्रोग्राम एक बनाया हो कि A1 इज इक्वल टू 10, B1 इज इक्वल टू 20, C1 इज इक्वल टू 30 एंड D1 में हमने इक्वल टू से टाइप किया था और वहां पे हमने एक सम फंक्शन को कॉल किया जिसमें A1, कॉमा B1, कॉमा C1 एज आर्ग्यूमेंट्स पास हुए और सम फंक्शन ने उन वैल्यूज को इवैल्यूएट किया, कैलकुलेट किया, सम कैलकुलेट किया और वो वैल्यू किसको हैंड ओवर कर दी? D1 को हैंड ओवर कर दी। इसीलिए D1 सेल में हमको 60 वैल्यू नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सम फंक्शन ने वैल्यू को रिटर्न किया, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की, अपनी कैलकुलेशंस की और कैलकुलेटेड वैल्यू को रिटर्न कर दिया किसके पास? D1 के पास, क्योंकि D1 में इक्वल टू लगा के उसको कॉल किया गया था। तो वैल्यू रिटर्न होके गई D1 के पास। जितनी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में जो फंक्शंस हैं मैक्सिमम वन वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। जबकि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। कैसे, अभी देखेंगे। तो आइए सीखते हैं हम वैल्यू को रिटर्न करना। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और अब एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के बाद हम लिख देते हैं रिटर्न एस। एस में वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, और रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा? उस एस की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। कहां पर? जहां से भी उस फंक्शन को कॉल किया गया है। अब इसी प्रोग्राम में हम सम को कॉल कर लेते हैं x इज इक्वल टू सम। ये फंक्शन के बाहर हमने किया है, यानी x इज इक्वल टू सम। सम फंक्शन इन्वोक होगा। इन्वोक होते ही यहाँ पे देखा कि भाई कोई वैल्यूज या आर्ग्यूमेंट्स हम पास नहीं कर रहे, तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज जो हैं उनको लेकर सम कैलकुलेट होगा। इट विल बी स्टोर्ड इन एस और सम फंक्शन इस एस की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये वैल्यू रिटर्न होकर वहीं पर आएगी जहां से इस सम फंक्शन को कॉल किया गया है। और क्योंकि हमने x इज इक्वल टू सम किया है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ये सम फंक्शन कॉल हुआ है, यहीं पे ये वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी, यानी 6000 यहीं पे रिटर्न होकर आएगा और फिर वो 6000 इस x को असाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट x, तो 6000 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड हियर यू कैन सी 6000 गेट्स प्रिंटेड, जबकि हम प्रिंट करवा रहे हैं x। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ। मैं पास कर देता हूँ 10, 20, 3000, 30। कैलकुलेट होगा और रिटर्न होगा। रिटर्न होके वो वैल्यू सम फंक्शन के पास आएगी और फिर असाइन होगी x में। और जब हम x को प्रिंट करवाएंगे 3000, 30 प्रिंट। अब मैं इस 20 को हटा देता हूँ, सिर्फ 10 पास कर रहा हूँ। 10 जाएगा a के पास, b और c में डिफॉल्ट वैल्यूज ली जाएंगी, यानी 10 प्लस 2000 प्लस 3000, 5010 वैल्यू कैलकुलेट होगी। रिटर्न एस, जब रिटर्न होगी वैल्यू तो 5010 विल बी रिटर्न्ड टू दिस पोजीशन सम 10, और फिर किसको असाइन हो जाएगी? x को, और जब x प्रिंट होगा 5010 प्रिंट होगा एंड यू कैन सी द आउटपुट। अब मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा, तीनों पैरामीटर्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज ली जाएंगी 1000, 2000, 3000, और वो 6000 वो रिटर्न होके सम के पास आएगी। सम से वो असाइन होगी x को और हम x प्रिंट कर रहे हैं 6000। तो इस तरीके से वैल्यूज रिटर्न होती हैं। अगर हम यहाँ पे x वेरिएबल ना भी लें, सपोज मैं इसको डिसेबल कर दूं, इसको कमेंट आउट कर देता हूं, और विद इन प्रिंट फंक्शन ही मैं सम फंक्शन को कॉल कर लेता हूं, तो वैल्यू रिटर्न होकर आई प्रिंट के पास 6000
और वो 6000 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू पास कर रहा हूँ 1020, तो 1020 प्लस 3000 3030 प्रिंट हो जाएगा। तो वैल्यू रिटर्न होके सम फंक्शन के पास आ गई। यहाँ पे अब वैल्यू रिप्लेस हो गई और प्रिंट उस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। दिस इज हाउ वैल्यूज आर रिटर्न। और जैसे कि हमने कहा कि एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न हो सकती है और किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न हो सकती है। अब दो वैल्यूज रिटर्न करवा रहा हूँ। द सम इज, ये एक स्ट्रिंग कॉमा एस, यानी एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी द सम इज, और कॉमा देकर दूसरी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं जो कि सम है इन तीनों वैल्यूज का। तो मैं सेव करके रन करूंगा एंड यू कैन सी द सम इज 3030। एक स्ट्रिंग रिटर्न हुई और एक वैल्यू रिटर्न हुई, इंटीजर वैल्यू। यानी पाइथन प्रोग्राम एक से ज़्यादा वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है और ये कैपेबिलिटी ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होती। और हम कितनी भी वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे एक और मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, फिनिश्ड। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने रिटर्न करवा दी। अगर यही चीज़ मैं एक्स में असाइन करके एक्स को प्रिंट करवाऊँ, अब एक्स प्रिंट करवा देते हैं इधर, और सम में हम पास कर देते हैं 10 20 30, 3 पैरामीटर्स पास कर दिए, रन करते हैं, द सम इज 60 फिनिश। और ये एक्स के पास जो वैल्यूज आई हैं दे आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ टपल, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं सेपरेटेड बाई कॉमा। तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट। आज के लिए हमारे प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, वेरिएबल्स के डिफरेंट स्कोप्स हैं ये क्या होते हैं, और व्हाट इज LEGB रूल एंड लैम्ब्डा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन। इन कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए टेक्सेज अकेडमी के साथ। So see you in next video. Till then, take care, goodbye, and keep programming.